हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो व्यूज़ हैं वो दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। तो आप लोग सजेस्ट करें कि कंटेंट में किसी भी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये जो कंटेंट है ये आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बेहतर है, आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो मेरी आप तमाम सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि आज आपको इस ऑडियो को कम से कम एक सर्किल में या अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आप लाइक भी कीजिएगा। आज ये 2 काम हैं जो आपने किसी भी सूरत में मुझे सपोर्ट करने के लिए करने हैं। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टोरीज का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ स्टोरीज़ को शेयर किया करता हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। आज की ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मैंने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि राइट टाइम पे इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करूँगा। ये स्टोरी हमें रज़ा साहब ने भेजी है और इसके अंदर जिस वाक़ये का या जिस पर्सनैलिटी का ये जिक्र कर रहे हैं ये हकीकत पे मबनी है और ये एक सच्ची कहानी है। रज़ा साहब बताते हैं कि 1978-79 में जब इनकी पैदाइश हुई थी तो ये कराची के इलाके गोलीमार के अंदर रहा करते थे। अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनके सराउंडेड जो भी लोग रहा करते थे, जो भी इनके नेबर्स थे, उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता इनको बहुत सारी मालूमात मिलती चली जा रही थी। ये बताते हैं कि हमारे बिल्कुल बराबर वाला जो घर था उस घर के अंदर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सबा था और आमतौर पे उस लड़की को लोग सबा काली या सबा मनहूस के नाम से जाना करते थे। अब हम भी क्योंकि इलाके में रहा करते थे तो इलाके के लोग जिस नाम से उसको पुकारा करते थे, जैसे जैसे हम भी बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हम भी उसको इस तरह के नाम से पुकारा करते थे। कम से कम मुझे तो नहीं पता था कि उस लड़की को काला या मनहूस क्यों कहा जाता है। बहरहाल कुछ इस तरह के वाकयात थे या कुछ इस तरह की बातें थी जो मैंने अपने सामने बड़े होते हुए नोट की थी। जैसे कि आमतौर पे मोहल्ले वाले तो छोड़ें, उसके जो अपने घर वाले थे वो भी उस लड़की से ना ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, ना ही उसका इतना ख्याल रखा जाता था। वो बुनियादी तौर पे एक इग्नोर्ड बच्ची थी, उसको नज़रअंदाज किया जाता था और उसको भी इस बात का शिद्दत से एहसास था। शुरू शुरू में जैसे जैसे उसको इग्नोर किया जाता या जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो रोया करती थी, वो रियलाइज़ करवाती थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की थी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसने अपने आप को अपने कमरे तक महदूद करना शुरू कर दिया था। अब जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जनवरी का महीना चल रहा था और उस वक्त इत्तफाक से जनवरी में किसी भी वजह से छुट्टियां चल रही थी। मैं इन लोगों के घर के अंदर मौजूद था तो मैंने देखा कि उसके जो 2 कजन्स थे वो उसको बार बार तंग कर रहे थे और उसको बार बार काली काली या मनहूस के नाम से पुकार रहे थे। अब ये तो नॉर्मली उसके अपने घर वाले भी इस तरह से उसको कहा करते थे, लेकिन बात ये थी कि वो जो कजन्स थे वो बार बार कह रहे थे कि एक तो ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है,
उसके बाद ना तुम पढ़ने में अच्छी हो। तुम हमें देखो, हमारा A1 ग्रेड आया है या हमारा A ग्रेड आया है, जबकि तुम अपना ग्रेड देखो, तुम C ग्रेड या D ग्रेड में बड़ी मुश्किल से पास हुआ करती हो। अब ये जो कुछ हो रहा था ये मेरी नज़रों के सामने हो रहा था, और ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं नोट कर रहा था। मुझे दिल ही दिल में अफसोस था कि इस बेचारी के साथ कितना जुल्म होता है, इसके साथ कितनी ज्यादती की जाती है, और इसको सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से किस कदर बातें सुननी पड़ती हैं। खैर, उसके बाद मैं अपने घर आ गया और मुझे बहुत शिद्दत से अफसोस था कि इस बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसी तरह 3 या 4 दिन गुजरे और 3-4 दिन बाद एकदम से मुझे खबर आई कि उसके वही 2 कज़न जो उस दिन उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, और इस कदर बीमार हो गए कि इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर दोनों के दोनों अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। अब ये पहला किस्सा था और इसको आप इत्तफाक भी करार दे सकते हैं, तो लिहाजा मैंने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि इत्तफाक से वो दोनों बीमार हो गए होंगे। इसी तरह तकरीबन 6 या 7 महीने मजीद गुजरे। मेरी जो मदर थी वो किसी काम से इन लोगों के घर गई हुई थी। इसी दौरानिए में एकदम से इसके जो चाचू थे वो इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह डांटने लगे। ना सिर्फ डांटने लगे बल्कि डांटते डांटते एक हाथ भी उन्होंने इस बच्ची को मार दिया। अब जैसे ही इन्होंने इस बच्ची को हाथ मारा और हाथ मारने के बाद वापस पलटे, तो इससे पहले कि ये स्टेयर्स की तरफ बढ़ते या स्टेयर्स पे अपना पहला कदम रखते, एकदम से इनका जो वजन था वो डिसबैलेंस हुआ और वो स्टेयर्स से गिरते हुए नीचे आके गिरे। बहरहाल जब वो स्टेयर्स से गिरते हुए नीचे आके गिरे तो उनके सर से खून निकल रहा था और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। खैर, फौरन से एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद इनके चाचू को अस्पताल ले आया गया और तकरीबन 1 हफ्ता ये वहां पे एडमिट रहे। अब ये जो 2 इंसिडेंट थे ये वाकई में इस तरह के इंसिडेंट थे कि जिनको सुनने के बाद आप लोगों के जहन में भी यही आएगा कि शायद ये जो लड़की है ये वाकई में कोई मनहूस लड़की है, या इसकी जो ज़बान है वो बहुत ही काली ज़बान है। अच्छा, इत्तेफाक से जब भी मेरी इससे मुलाकात होती थी तो मेरे दिल में इस लड़की के लिए हमेशा से हमदर्दी का जज्बा मौजूद था। मैं इससे अच्छी तरह मिलता, इसका ख्याल करता और उसको समझाता कि जो भी लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं या तुम्हारी शक्ल के बारे में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उनको सिर्फ नज़रअंदाज किया करो, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हम सारे के सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं। हमें किसी भी तरह हक हासिल नहीं है कि हम किसी की शक्ल का या उसके किरदार का या उसकी रंगत का मजाक उड़ाएं। इसी तरह दिन गुजरते रहे और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं भी बड़ा हो रहा था, वो भी बड़ी हो रही थी, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि वो मुसलसल अब कमरे में रहने लगी है। वो कोशिश करती है कि अपने कमरे से बाहर ना निकले, और जब भी हम उसको बुलाते हैं या किसी भी काम से उसको बुलाया जाता है तो वो जल्दी से ये काम मुकम्मल करती है, और ये काम मुकम्मल करने के बाद वापस से अपने कमरे में चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोशिश होती थी कि वो इस दुनिया से या इन सब लोगों से, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली से दूर रहे, और शायद यही वजह थी, इसी वजह से वो कोशिश करती थी कि वो अपने आप को कमरे तक महदूद रखे। इसी तरह टाइम गुजर रहा था और तकरीबन 10 या 12 साल मज़ीद गुजर चुके थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इसकी जो पुप्पो हैं उनकी शादी होने में 3 दिन बाकी थे। अब क्योंकि हम भी पुराने मोहल्ले वाले थे, ये लोग भी पुराने थे, तो हम लोगों का एक दूसरे के घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था।
तो वैसे ही इसकी फुप्पो की शादी की तैयारियां चल रही थी और घर में जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि मेहमान या रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और वहाँ पे फिर गाने वगैरह गाए जाते हैं और शादी की तैयारियां की जाती हैं। तो वैसे ही एक रौनक मची हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तालियां बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे। उस वक्त भी ये अपने कमरे में मौजूद थी और सारे के सारे जो घर वाले थे वो मुकम्मल तौर पे इसको नज़रअंदाज करके या इसको भूल के शादी की तैयारियां कर रहे थे। खैर किसी वजह से उसका एकदम से कमरे से बाहर निकलना हुआ और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी जो फुप्पो थी वो उसके सामने आ गईं। अब जैसे ही इसकी फुप्पो और उसका आमना सामना हुआ तो उसकी जो फुप्पो थी उन्होंने बेसख्ता तौर पे ये कह दिया कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आजकल शादी के दिन चल रहे हैं, तुम कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और कमरे से बाहर कम से कम निकलो। इनडायरेक्टली उसकी जो फुप्पो थी वो उसको कहना चाहती थी कि मेरी शादी से या मेरी इन चीज़ों से जितना हो सकता है दूर रहो। हाँ, जिस दिन बारात होगी या इस तरह का वलीमा वगैरह होगा तो उस दिन तुम शामिल हो जाना। अब क्योंकि जितने भी लोग थे सारे के सारे इसको मनहूस समझा करते थे, तो वैसे ही इसकी फुप्पो का भी ख्याल था कि अगर ये सामने आएगी या शादी में शामिल होगी या इन तमाम इवेंट्स के अंदर मौजूद होगी तो कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर होगा। अपनी फुप्पो के मुंह से यह सब सुनने के बाद उसको भी अंदाज़ा हो चुका था कि उसको अल्टीमेटली वापस रूम के अंदर भेजा जा रहा है और हम सब भी इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद थे। खैर इसी तरह 2 दिन मज़ीद गुजरे और ऐन उस दिन जिस दिन इनकी फुप्पो की बारात थी, इनकी फुप्पो पार्लर जाने के लिए घर से निकलने वाली थी और वो फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर से होती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। देखते ही देखते इनकी फुप्पो को एकदम से चक्कर आना शुरू हुए और जैसे ही इनको चक्कर आना शुरू हुए तो वो स्टेयर्स से लड़खड़ाई और एकदम से नीचे गिरी। अब जैसे ही वो नीचे गिरी तो स्टेयर्स से होती हुई एकदम से नीचे आई और जब वो नीचे पहुंची तो वो मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुकी थी। खैर सारे के सारे लोग जमा हो चुके थे, इनको लेके अस्पताल भागे और जब इनकी फुप्पो को लेके सारे के सारे लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां जाके चेक कराने के बाद पता चला कि इनकी फुप्पो का एक हाथ और एक पाँव मुकम्मल तौर पे इनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। उनको डॉक्टर ने कम से कम 6 से 8 महीने का बेड रेस्ट सजेस्ट किया है। अब वो जो शादी वाला दिन था या वो जो बारात वाला दिन था, वो शादी तो कैंसिल हुई। उसके बाद तकरीबन जिंदगी भर का जो माजूरी का रोग था वो इनकी फुप्पो को लग गया। अब ये जो वाकयात थे ये सारे के सारे वो वाकयात हैं जो मैंने या हमारे घर वालों ने अपनी आंखों से विटनेस किए थे। मैं जब भी अपनी मदर से, अपने फादर से या अपने घर वालों से इस लड़की के बारे में या इसके मनहूस होने के बारे में डिस्कस किया करता था तो मेरे जो फादर थे उनका ये ख्याल था कि जो लड़की है ये मनहूस लड़की नहीं है, ये बेचारी सताई हुई लड़की है। इसको सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से या इसकी रंगत की वजह से नज़रअंदाज किया जाता है और जैसे ही कभी भी इसको नज़रअंदाज किया जाता है तो जो भी इसके साथ गलत करता है उसके अपने साथ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बताते हैं कि जो सबसे अहम वाकया था वो 2003-2004 में पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर चल रहा था और हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। इन लोगों के घर में शायद कोई मिलाद था या कुरान खानी थी। मोहल्ले वाले भी वहाँ पे मौजूद थे और ये जो लड़की थी, जिस लड़की को मनहूस या काली कहा जाता था, ये एज यूजुअली अपने कमरे में मौजूद थी और इसको इस प्रोग्राम के अंदर भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। अब इसके जो 2 कज़न्स थे
वो शुरू से ही बहुत शरारती थे, इसको बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और जैसे ही इन लोगों को मौका मिला करता था कि उसका मजाक उड़ाते या उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया करते थे। तो वैसे ही इस मिलाद या कुरान खानी के दौरान ये जो दो कज़न्स थे नज़रें बचा के जैसे तैसे उसके कमरे के अंदर एंटर हो गए। अब दो लड़के जब इसके कमरे के अंदर एंटर हुए और बिला इजाज़त एंटर हुए तो वो जो सबा थी वो एकदम से सहम गई और साइड में होके बैठ गई। अब इन लोगों ने वैसे ही इसकी बुलिंग शुरू कर दी और इसको कहने लगे कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही, तुम बाहर निकल के आओ ताकि लोग तुम्हें देखें, उनको पता चले कि इस घर में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी लड़की रहा करती है। और ये बताओ कि तुम्हारे रिश्ते क्यों नहीं होते, तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हो पा रही। मुझे देखो कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अपने इस कज़न को देखो, इसकी शादी होने वाली है। अब ये सब कहने के बाद जब उन्होंने भरपूर तरीके से उसका दिल दुखा दिया तो वो एकदम से रोने लगी। अब यही दोनों जो कज़न्स हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो ये बताते हैं कि जैसे ही वो रोने लगी तो इन लोगों ने देखा कि जहाँ पे वो बैठी हुई रो रही थी उसके बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। एकदम से वो पर्दा पीछे हुआ और जैसे ही वो पर्दा पीछे हुआ तो इन्होंने देखा कि एक तकरीबन 7 या 7.5 फीट का आदमी है जिसका बहुत ज़्यादा स्याह कलर है। उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल शोलों की तरह या अंगारों की तरह चमक रही हैं। वो बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकला तो इससे पहले कि वो जो आदमी था या वो जो भी मखलूक थी इन लड़कों को कोई नुकसान पहुंचाती तो वो जो इनकी कज़न थी वो उसको कहने लगी कि तुम वापस अंदर चले जाओ और इन लोगों को माफ़ कर दो, इनको अभी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये सुन के ये जो लड़के थे वो घबरा गए और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन इनके साथ कुछ गलत होने वाला है। बहरहाल ये फौरन से बाहर निकले, बाहर की तरफ भागे और गली में जाके खड़े हो गए। अब इन दोनों के ऊपर शदीद खौफ तारी था, इनकी हालत बुरी हुई थी क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो लड़की है जिसको हम काला कहते हैं, जिसको हम मनहूस कहते हैं, इसके साथ साथ यकीनन कोई ऐसी ताकत या ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमारी इस कज़न के ख़िलाफ़ ना कोई बुरी बात सुन सकती है, ना इस तरह की बात को बर्दाश्त कर सकती है। अब क्योंकि गलती इनकी थी तो इन लोगों ने ये जो वाक़या था, ये जो कुछ इन्होंने देखा था, ये किसी को भी नहीं बताया। खैर कुछ देर बाद ये मिलाद ख़त्म हुआ या कुरान खानी ख़त्म हुई और सारे के सारे जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घरों की तरफ चले गए। तकरीबन जब सारे के सारे मेहमान जा चुके थे तो 1 घंटे के बाद इन लोगों के घर में एक कॉल रिसीव हुई और वो जो कॉल थी उस कॉल के अंदर ये पता चला कि वही 2 कज़न्स जो अभी इस लड़की को तंग कर रहे थे या इसकी शक्ल का या इसकी शादी ना होने का मजाक उड़ा रहे थे, उन दोनों लड़कों का एक ट्रक के जरिए एक्सीडेंट हो चुका है और दोनों के दोनों कज़न्स को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अब ये जो खबर थी ये पूरे घर वालों पे, सारे जानने वालों पे किसी क़यामत से कम नहीं थी। बहरहाल ये बताते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके उन दोनों कज़न्स की जान बची, लेकिन उन दोनों कज़न्स के जो निचले हिस्से थे या नीचे का जो धड़ था वो मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका था। ये बताते हैं कि एक जो कज़न था उसकी जो बाकायदा दोनों टांगें थीं उनको मुकम्मल तौर पे काटा जा चुका था। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन लोगों की तबीयत बेहतर हुई तो 1 से 1.5 महीने के बाद इन लोगों ने तमाम घर वालों को और अपने घर वालों को ये बताया कि जो लड़की है जिसका हमने मजाक उड़ाया था, इसके कमरे में इसके साथ
कोई जिन रहा करता है। अब जब घर वालों ने ये बात सुनी तो वे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब अपने तौर पे मुख्तलिफ आमिलों से, मुख्तलिफ झाड़ फूक करने वालों से राब्ता किया गया तो बाद में ये कंफर्मेशन हुई कि इस लड़की के साथ एक जिन अटैच है और वह इसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा करता है। अगर आप लोगों ने भी कभी भी इस लड़की को तंग करने की कोशिश की या इसकी शक्ल का या इसकी रंगत का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपका हाल भी वैसे ही हो जैसा उन दो लड़कों का हुआ था। यह बताते हैं कि आज भी ये जो हमारी दोस्त है या हमारी पड़ोसी है हमारे बराबर में रहा करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्ट्रेंज स्टोरी थी, ये जो वियर्ड स्टोरी थी जो कि हकीकत पे मबनी है, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।